हेलो गाइस, मैं रोहित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब क्लासेस में। तो गाइस, आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड। कल हमने इसमें डिस्कस किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया, ठीक है। उसके बाद क्या सिलसिला चला, किस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसका एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद इसका एक जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। तो गाइज आप मुझे बताएंगे, देखो लेक्चर स्टार्ट करने से पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है। देखो मैंने कल आपको लेक्चर पढ़ाया था, आई होप कि आपने उस लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया होगा। तो अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए आज यहाँ पर कि जो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो कौन था। फिर उसके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का तो वो कौन था। गाइज इन दो क्वेश्चंस के आंसर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही देंगे। इससे लगता है कि आप बच्चे किस तरह से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें 5 सेकंड डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उससे क्या चेंजेस आई थी और जो बाकी फंक्शन क्या यहाँ पे परफॉर्म किए गए थे, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेजर कमेटी कौन सी थी, माइनर कमेटी कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एनेक्टमेंट कैसे हुई। तो गाइज आज हमने इस लेक्चर को पूरा खत्म करना है, चाहे लेक्चर जितना भी लंबा हो जाए, ठीक है गाइज। ये डेली क्लासेस का हमारा शेड्यूल रहता है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले रहती है हमारी एक कोटेशन, फिर लेसन, फिर एमसीक्यूज हमारे यहाँ पर रहते हैं। तो गाइज ये है हमारी आज की कोटेशन। कहते हैं कि हमें अपनी एरर्स के बारे में, अपने फेलियर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो आप कोई भी चीज नहीं कर पाओगे। देखो गाइज एक अच्छी चीज यहाँ पे बताई गई है, ये मोटिवेशनल कोट है गाइज, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, अगर अगर हमें एक फेलियर मिल जाता है लाइफ में, अगर हम उसी फेलियर के बारे में सोचें, उसी गलती के बारे में सोचें, हमने वो गलती कर ली, अब क्या होगा, अब लाइफ में कुछ नहीं होगा। सो गाइस हम उसी गलती पे अटके हुए रह जाएंगे। हमें क्या करना है, बल्कि जो गलती की है, जो फेलियर हुआ है, उससे सीखना है कि हमें वो फेलियर क्यों मिला, हम वहां पे फेल क्यों हुए, हम सक्सेस क्यों नहीं हुए, हमने क्या गलतियां की थी। आपको वहां से सीखना है, ये नहीं कि बस उसको ही अपने दिल के अंदर रखना है कि गलती हो गई यार, गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। सो गाइस यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। आपको क्या करना है, मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में, ठीक है गाइज। तो आज हमने पढ़ना है यहाँ पे चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट के आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं आपको वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पता लगता है कि आप गाइज किस तरह से लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए इंडिपेंडेंस एक्ट से यहाँ पे क्या चेंजेस आती हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहे थे, ठीक है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन कर लिया। मैंने कल कहा था कि जो बाकी थे, मुस्लिम लीग ने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो इलेक्शन हुए थे वो उन्होंने भी ज्वाइन किया था, ठीक है, कांग्रेस ने भी ज्वाइन किया था। लेकिन जो मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स थे उन्होंने यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसको ज्वाइन नहीं किया था। फिर क्या होता है कि 28 अप्रैल 1947 को 6 स्टेट्स के, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जो थे 5 वर पार्ट ऑफ द असेंबली, उसमें से 5 जो है असेंबली के पार्ट थे गाइज, ठीक है। जब माउंटबेटन प्लान को क्या किया गया, जो माउंटबेटन प्लान था जून 3 1947 का, किसके लिए, पार्टीशन ऑफ द कंट्री के लिए। पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन के माउंटबेटन प्लान किसके लिए था। तो गाइज माउंटबेटन प्लान था कि जो हमारी कंट्री की पार्टीशन करनी है, ठीक है, जिससे कि दो रिप्रेजेंट जो जो डोमिनियन बनाने हैं, इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाने हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, उसके लिए था। उसके बाद क्या है, जो मेंबर थे मुस्लिम लीग के, ठीक है, वो क्या रहे, फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड असेंबली। जो मुस्लिम लीग के मेंबर जो थे इंडियन डोमिनियन से, उन्होंने भी असेंबली में क्या किया, एंटर किया। उसके बाद अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने कुछ चेंजेस यहाँ पे लाई। उन चेंजेस के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने यहाँ पे लाई। सबसे पहली चेंज ये लाई कि असेंबली को एक फुली सॉवरन बॉडी बनाया गया यहाँ पे, ठीक है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती है। उसके बाद इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने एम्पावर किया असेंबली को, वो एब्रोगेट कर सकती है, किसी आर्टिकल को खत्म कर सकती है, अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है किसी भी लॉ को, ठीक है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के रिलेशन में यहाँ पे बनाया था वो सब
वो सब पावर किसको दिया गया, वो असेंबली को पावर दे दी गई। उसके बाद दूसरी चेंजिंग यहाँ पे इंडिपेंडेंस एक्ट से क्या आती है कि असेंबली को एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाया जाता है। ठीक है, हम इसे दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि दो सेपरेट फंक्शन जो है असेंबली को दे दिए गए यहाँ पे। एक क्या था, एक था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना इंडिया के लिए, और दूसरा था कि जो ऑर्डिनरी लॉ थे कंट्री के लिए उनको एनेक्ट करना। ठीक है, इन दो टास्क को उन्होंने अलग अलग दिनों पे परफॉर्म किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, इसलिए जो असेंबली जो है पहला पार्लियामेंट बनाया गया फ्री इंडिया का, डोमिनियन लेजिस्लेचर जिसे कहा जाता है। देखिए, जो असेंबली थी यहाँ पे उसको फर्स्ट पार्लियामेंट बनाया गया था इंडिया का, यानी कि डोमिनियन लेजिस्लेचर जिसे कहा जाता है। कब तक बनाया गया था, वो जब तक कि हमारा 1952 में हमारा फर्स्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। तो गाइज इसके बाद क्या है, जब असेंबली में क्या हुआ, जब हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिली, ठीक है, उसको चेयर किया गया। उसको किसने चेयर किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, जब क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिली, ठीक है, तब इसको किसने चेयर किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि जब लॉ बनाने वाली बॉडी की तरह ये मिली, तो ठीक है, जब इन्होंने मीटिंग की इसको किसने चेयर किया, जीवी मावलंकर ने। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, ये पॉइंट पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी को किसने चेयर किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लेजिस्लेटिव बॉडी को किसने किसने चेयर किया, जीवी मावलंकर ने। ठीक है, इन दो फंक्शन को कब तक कंटिन्यू किया गया, ठीक है, जब तक क्या बोलते हैं 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार नहीं हो गया। ठीक है, तब तक इन फंक्शंस को अलग अलग डे पे क्या किया गया, परफॉर्म किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो मुस्लिम तीसरा फंक्शन क्या मतलब कि तीसरा फंक्शन उसके बाद क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, जो मेंबर थे उसके जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इंडिया के लिए उससे विड्रू कर दिया, उससे अपने आप को निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो नीचे आ जाती है। वो कितनी आ जाती है, 299, पहले कितनी थी 389। ठीक है, ओरिजिनली फिक्स की गई थी 1946 ने। अब ये 389 किसने फिक्स की थी, यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या किया था, यहाँ पे स्ट्रेंथ को फिक्स किया था। ठीक है, अब जो स्ट्रेंथ थी इंडियन प्रोविंसेस की, जिसको पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस कहा जाता था, ठीक है, अब वो 296 से 229 तक आ गई। ठीक है, उसमें से प्रिंसली स्टेट जो थी 1993 से 70 तक पहुंच गई। देखो गाइस, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, जब ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, ठीक है, उसकी पहले जो टोटल सीट्स थी यहाँ पे स्ट्रेंथ थी वो 296 थी। ठीक है, लेकिन जो मेंबर पाकिस्तान के एरिया से क्या करते थे, हेल करते थे, उन्होंने यहाँ से अपने आप को विड्रू कर दिया। तो जो स्ट्रेंथ जो है वो 229 आकर रह गई। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट थी, अब कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट तो वहां से भी बिलोंग करती थी, तो उसकी मेंबरशिप थी पहले 93 सीट्स उनके लिए थी। उसके बाद वो बच के कितनी रह गई, 70 सीट्स बच के वहां पर रह गई गाइस। ठीक है, अब बाकी फंक्शन क्या परफॉर्म किए गए यहाँ पे वो भी आपको मैं बताता हूँ कि इसके में इन एडिशन टू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ, ठीक है, और ऑर्डिनरी लॉज को एनेक्ट करने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कुछ दूसरे फंक्शन भी किए। और देखिए देखते हैं क्या गाइस, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा कि इसने क्या किया, इंडिया की मेंबरशिप को कॉमनवेल्थ में इसने क्या किया, रेटिफाई किया। कब, मई 1949 में। उसके बाद इसने हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया कब, जुलाई 22 1947 में। इसने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया कब, 24 जनवरी 1950। इसने नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950। तो गाइस कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा मैं, तो प्लीज करके आप उनका आंसर जरूर दीजिएगा। हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर होते हैं वो मुझे आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नेशनल एंथम क्या है और किसने लिखा है, दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद नेशनल सॉन्ग जो है किसने लिखा है और नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इससे पता चलेगा कि आप बच्चों ने किस तरह से, कितनी शिद्दत से मैंने आपके लिए लेक्चर को तैयार किया है और आप किस शिद्दत से इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कितने इंटरेस्ट से आप लेसन को पढ़ रहे हैं। तो गाइस प्लीज इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा, इससे पता चलेगा मुझे कि आप कितने अच्छे से लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हो। तो इसने क्या किया और बाकी क्या फंक्शन परफॉर्म किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया इंडिया का, कब,
24 जनवरी 1950 को पहला प्रेसिडेंट यहाँ का बनाया गया। ठीक है, इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरे कितने सेशन हुए याद रखेगा, टोटल 11 सेशन हुए थे। ठीक है, 2 साल यानी कि 2 इयर्स 11 महीने, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। पूरा अगर आपको पूछा जाए कितने सेशंस हुए थे, 11 सेशंस हुए थे। ठीक है, तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे गाइस। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने उन्होंने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को छाना, वहां से अच्छी चीजें जिनको लगी वो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाई। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, मतलब कितने दिन लगे थे इसको ड्राफ्ट करने में, 114 डेज इसको ड्राफ्ट करने में लगे थे। गाइज यहाँ पे आपको एक चीज में कंफ्यूजन होगी, एक जगह 141 है और एक जगह 114 है। ठीक है, तो 114 डेज में क्या हुआ था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था। अब जो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे लगा था, ठीक है, वो कितना लगा था गाइस, 64 लाख टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे खर्च हुआ है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इसका फाइनल सेशन होता है। कब होता है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, जिस वक्त क्या होता है, जिस वक्त ये देखो, जिस वक्त हमारे नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया जाता है, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया जाता है और हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या होता है, यहीं पे खत्म बात नहीं होती है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये हमारा प्रोविजनल पार्लियामेंट बन जाता है इंडिया का। कहाँ, कब से कब तक, 26 जनवरी 1950 से लेकर जब तक नया पार्लियामेंट नहीं बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे 8 नहीं है, तो नया पार्लियामेंट कब बनता है, आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में। तो गाइस अगर आप पूरी डेट लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रोविजनल पार्लियामेंट जो है, ठीक है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, उसको सीज कब कर दिया गया, अप्रैल 17 1952 में उसको सीज कर दिया गया। ठीक है, और 2 हाउसेज जो है अपर हाउस और लोअर हाउस वो कब बनाए गए, वो बनाए गए गाइज मई 1952 में। आई होप कि आपने डेट्स लिख दी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी क्या, जिसने इसको ड्राफ्ट किया, जिसने इसको लिखा इस कॉन्स्टिट्यूशन को, अब वो कमेटी क्या थी, उसके हम जो चेयरमैन थे उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कुछ मेंबर थे उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, अच्छे से लेक्चर को एंजॉय कीजिएगा। अब क्या थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, ठीक है, उसकी कमेटी के जो मेंबर थे, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी तो वो थी गाइस हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, माइनर कमेटी थी गाइस, क्या थी, माइनर कमेटी थी। यहाँ पे सबसे पहले जो है 8 मेजर कमेटी थी, कितनी थी गाइस, 8 मेजर कमेटी थी और कुछ माइनर कमेटी थी। ठीक है, माइनर कमेटीज के बारे में अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, तो मेजर कमेटी कौन सी थी गाइज, आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप उसको नोट कर सकते हैं। यूनियन पावर्स कमेटी, इसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो गाइज तीसरी थी हमारे पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके हेड थे हमारे पास सरदार पटेल। फिर थी हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो गाइज चौथी कमेटी हमने ये ड्राफ्टिंग कमेटी देखी। फिर 5वीं कमेटी थी गाइज हमारे पास एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो उस कमेटीज के जो हेड थे वो सरदार पटेल थे। ठीक है, इसके आगे कुछ सब कमेटी थी, उसको जानने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइज उसके बाद थी अगली कमेटी हमारे पास रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स कमेटी, उसके हेड थे हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर थी हमारे पास स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग फॉर स्टेट्स, उसके हेड थे हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। फिर थी हमारे पास स्टीयरिंग कमेटी, कौन सी गाइज, स्टीयरिंग कमेटी थी हमारे पास। स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है गाइज, तो अब हम बढ़ते हैं, हम अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी की जो एक इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ठीक है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको सेटअप कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को इसको सेटअप किया गया। एक क्वेश्चन गाइज पूछना चाहूंगा यहां से और, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको कब बनाया गया था, आप मुझे वो डेट बताएंगे। ठीक है,
अब क्या है, 29 अगस्त 1947 को इसको सेटअप किया गया था। ये वो कमेटी थी, ठीक है, जिसपे सारा काम इस पे थोपा गया था कि आपको ये काम करना है। क्या करना है? ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है नए कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसमें 7 मेंबर से गाइज पूछा जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के पूरे कितने मेंबर थे। 7 मेंबर्स थे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर ये नहीं पूछा जाएगा, कुछ मेंबर्स के नाम दिए जाएंगे, पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, या विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर फ्रॉम ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन से मेंबर्स हैं? तो क्या याद रखेगा, भीमराव अम्बेडकर के चेयरमैन थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर मेंबर, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर आयर मेंबर थे, डॉक्टर के एम मुंशी मेंबर थे, डॉक्टर सैयद मोहम्मद सदाउल्ला मेंबर थे, एन माधवा राव, ठीक है, इसने क्या किया था, बी एल मिट्टर को रिजाइन क्या किया था, सॉरी रिप्लेस किया था, ठीक है, जिनकी हेल्थ जो थोड़ी ठीक नहीं थी उनको रिप्लेस किया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद एन माधवा राव आए थे, टी टी कृष्णमाचारी ये भी बाद में आए थे। जब डीपी खतान की डेथ हो गई थी 1948 में, तो उसके बाद उनकी सीट किसने संभाली थी? टी कृष्णमाचारी ने सीट संभाली थी। तो गाइस ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, ठीक है, जब इसके प्रपोजल को हम कंसिडरेशन में लेते हैं बहुत सारी कमेटीज के, ठीक है, तो क्या करती हैं सारी कमेटीज के उसको प्रपोजल को कंसिडरेशन में लेते हुए वो पहला ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का तैयार करती हैं, उसको पब्लिश किया जाता है 1948 में, ठीक है, फरवरी 1948 में उसको क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। जो इंडिया के लोग होते हैं उनको 8 मंथ दिए जाते हैं, 8 महीने दिए जाते हैं, वो इस ड्राफ्ट पे क्या करें, डिस्कस करें और उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज करें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लोगों के कमेंट्स देखकर, क्रिटिसिज्म देखकर, सजेशन देखकर ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती है, सेकंड ड्राफ्ट अपना प्रिपेयर करती है, इसको पब्लिश किया जाता है अक्टूबर 1948 में। अब इसमें क्या होता है, इसमें 6 महीने से भी कम टाइम लगता है इसको देखने में, ठीक है, इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने में। तो पूरा ये ड्राफ्ट जो है इट्स एट ओनली फॉर 141 डेज, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी 6 महीने से भी कम टाइम लगाती है ड्राफ्ट बनाने में। तो पूरे कितने दिन बैठती है गाइस ड्राफ्टिंग कमेटी? 141 डेज के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बैठती है। मैंने पीछे आपसे कहा था कि 140 और 141 में आपको थोड़ा सा कुछ वहां पे वो लगेगा। तो 114 डेज में क्या हुआ था गाइस, हमारे सेशंस बैठे थे, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इनैक्टमेंट कब हुई थी? तो गाइस अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किस तरह किया गया, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जो होते हैं गाइस, ठीक है, वो यहाँ पे फाइनल ड्राफ्ट लेके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इंट्रोड्यूस करते हैं कब, 4 नवंबर 1948 को, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग के लिए, ठीक है। अब असेंबली जो है इसके ऊपर जनरल डिस्कशन करती है, कब तक, 5 डेज तक। दिन की 5 डेज कब हो जाएंगे, अगर 4 नवंबर को उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट की, नवंबर 9 तक चलेगी वो, ठीक है। उसके बाद सेकंड रीडिंग जो होती है इसकी, इसको क्लास बाय क्लास को देखा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अब ये कितनी देर तक चलता है, नवंबर 15 1948 के बाद इसको क्लास बाय क्लास पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसको अक्टूबर 17 1949 तक कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, इसको क्लास बाय क्लास पढ़ा जाता है, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होता है, बहुत सारी अमेंडमेंट की जाती है, यानी कि 7653 अमेंडमेंट को यहाँ पे प्रपोज किया जाता है, ठीक है। और 2473 को एक्चुअली डिस्कस किया जाता है हमारी असेंबली में। तो उसके बाद थर्ड रीडिंग जब होती है वो होती है नवंबर 14 1949 को। तो भीमराव अंबेडकर जो होते हैं, एक मोशन होता है, उसको करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको असेंबली ने सेटल किया है तो वो पास कीजिए, मतलब एक मोशन लेके आते हैं, ठीक है। अब ये मोशन जो होता है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है, इसको डिक्लेयर किया जाता है कि ये पास है। तो कब डिक्लेयर किया जाता है, नवंबर 26 1949। तो पीछे देखिए मैंने क्या कहा, 14 नवंबर 1949 को, ठीक है, वो जो मोशन है उसको कौन लेके जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद 26 नवंबर को वो मोशन पास हो जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर सिग्नेचर्स रिसीव कर लेते हैं जितने मेंबर और प्रेसिडेंट होते हैं। तो गाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एक बार फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बहुत मजा आ जाता है। तो आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर्स, जितने टोटल इसके 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, ओनली 284 मेंबर्स, ठीक है, कितने मेंबर थे पूरे उसके,
299 मेंबर थे, तो 284 मेंबर जो है क्या करते हैं, वहां पे इसको साइन करते हैं, उस वक्त प्रेजेंट होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करते हैं। ठीक है, अब ये डेट जो है मेंशन की गई है प्रियम्बल में, गाइस याद रखेगा, दिस इज आल्सो द डेट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल एज द डेट ऑन विच पीपल ऑफ इंडिया in the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves this Constitution। अब जो Constitution है इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसमें क्या था गाइज, एक प्रियम्बल था, आगे हम पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में। 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, और 8 शेड्यूल्स थे। गाइज याद रखिएगा, 395 आर्टिकल्स थे, एक प्रियम्बल था, 8 शेड्यूल्स थे। गाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रियम्बल जो है इसको इनेक्ट किया गया जब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, ऑलरेडी इनेक्ट कर दिया गया था, उसके बाद हमारे प्रियम्बल को इनेक्ट किया जाता है। तो गाइज भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। देखिए उस वक्त ये लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। इनको उनकी लॉजिकल, फोर्सफुल और पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट के अनडिस्प्यूटेड लीडर थे ये, ठीक है। इनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इनको मॉडर्न मनु के नाम से भी जाना जाता है। गाइस देखिए कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कैसे किया गया, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होता है, लागू होता है हम लोगों पे, ठीक है। अब कुछ प्रोविजन जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन हो गया, प्रोविजनल पार्लियामेंट था जो, ठीक है, वो कब तक चला था वो हमने पीछे डिस्कस किया। तो उसके बाद टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजन जो है और शार्ट टाइटल जो है ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं, नवंबर 26 1949 को ये फोर्स में आ जाते हैं, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स हैं, आप इन आर्टिकल्स को यहाँ पे याद रख सकते हैं। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ये फोर्स लागू हो जाते हैं, ठीक है। तो जो रिमेनिंग प्रोविजन होते हैं, जो बाकी प्रोविजन बचे होते हैं, जो मेजर पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को वो लागू होता है, ठीक है। तो इस डे को रेफर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की एज अ डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, ठीक है। तो डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट किसको रेफर किया जाता है, जो हमारा 26 जनवरी 1950 होता है, ठीक है। इस दिन को हम रिपब्लिक डे की तरह भी मनाते हैं। जनवरी 26 को स्पेसिफिकली चूज किया गया था, क्यों चूज किया था, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्यों चूज किया गया था, क्योंकि इसकी कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी। अब वो गाइस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या थी, देखो मैं आपको बताता हूं कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी। देखो इस दिन क्या हुआ था, 26 जनवरी को क्या हुआ था, 1930 में पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट किया गया था, यानी कि टोटली इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था इंडिया में, ठीक है। जब रेजोल्यूशन पास किया गया था लाहौर सेशन में, देखो दिसंबर में क्या होता था, जो इंटरनेशनल कांग्रेस के जो सेशन थे वो सब दिसंबर में होते थे, ठीक है। उस लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, वहां पे बताया गया था कि हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है, जिसमें हम टोटली फुली इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। कब मनाएंगे, 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज डे यहाँ पे मनाया गया था, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट में आने के बाद के साथ साथ ही क्या हो जाता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जितनी भी इनेक्टमेंट थी, अमेंड की गई थी या सप्लीमेंटिंग की गई थी लेटर एक्ट में, वो क्या हो जाती, उनको सबको रिपील कर दिया गया, वो रिपील हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, द एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट, लेकिन उनमें से एक चीज जो है वो कंटिन्यू चलती है, वो क्या था, एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949, ठीक है, ये कंटिन्यू रहता है। बाकी सब चीजें क्या हो जाती हैं, वो रिपील हो जाती हैं गाइस, ठीक है। तो अब कुछ क्रिटिसिज्म करने वाले भी यहाँ पे होते हैं, उनकी भी कमी नहीं है हमारे इंडिया में और होने भी चाहिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म से क्या होता है कि एक जो बॉडी है, एक सिस्टम जो है वो स्मूथली वर्क करता है, नहीं तो अपनी मनमर्जी भी करता है, जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, कोई क्रिटिसिज्म इसका क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि
ये कहते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ठीक है, ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव की यहाँ पे सारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ठीक है, सॉवरेन बॉडी, फुली सॉवरेन बॉडी नहीं थी, टाइम कंज्यूमिंग, आपको पता है कि बहुत सारा टाइम इसने लिया, ज्यादा कहते हैं कि ये इसको कांग्रेस ने ही डोमिनेट किया है, खाली कांग्रेस ही यहाँ पे थे। उसके बाद लायर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, सिर्फ जो लायर और पॉलिटिशियन थे उनकी डोमिनेशन हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है। कहते हैं कि डोमिनेटेड बाय द हिंदूज, कुछ यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे राइटर थे वो कहते हैं कि जो लॉर्ड, यहाँ पे नाम लिख लेता हूं मैं, लॉर्ड विस्काउंट साइमन, ये कहते हैं कि इट वाज द बॉडी ऑफ हिंदूज, ये हिंदूज की बॉडी थी, ठीक है। सिमिलरली क्या कहते हैं, विंस्टन, ठीक है, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल भी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कमेंट करते हैं इस पे कि ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है, कहते हैं कि सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी जो है इंडिया में उसने इसको बनाया है, ठीक है। ये थे कुछ इसके क्रिटिसिज्म, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, आपने लेक्चर को अच्छे एंजॉय किया होगा। इसके अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं गाइज। कुछ क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इसकी और बताना चाहता हूं गाइज। देखिएगा, एलिफेंट जो है इसको अडॉप्ट किया गया था सिंबल यानी कि सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील यानी कि ठप्पा जब लगाते हैं ना तो वो सील क्या थी, वो एलिफेंट की थी, ठीक है। अब सर बी एन राव, अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे गाइज लीगल एडवाइजर थे बी एन राव, ठीक है। एच वी आर अयंगर, ये कौन थे, सेक्रेटरी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। उसके बाद एस एन मुखर्जी, ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कौन थे, ये कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है हैंड रिटन किया गया था, ठीक है, इसको हाथ से लिखा गया था, किसमें, इटैलिक स्टाइल में, ठीक है। किसने लिखा था, प्रेम नारायण रायजादा ने, ठीक है। अब जो ओरिजिनल वर्जन जो है, ठीक है, इसको सजाया गया था, डेकोरेट किया गया था, किसने, कुछ जो आर्टिस्ट जो थे यहाँ पे, कौन, शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे, ठीक है। उनमें से कौन कौन थे, नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, उन्होंने इसको डेकोरेट किया था। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने इसको इल्यूमिनेट किया, ब्यूटिफाई किया और इसको ऑर्नामेंट किया। ओरिजिनल इन्होंने क्या किया, जो ओरिजिनल प्रियम्बर था कैलीग्राफ्ड बाय, जिसको कैलीग्राफ लिखा गया था, किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, उसको भी किसने सजाया, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने उसको भी ब्यूटिफाई किया। अब जो कैलीग्राफी जो थी हिंदी वर्जन में इसको जब लिखा गया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को, वो लिखा वसंत कृष्ण वादिया ने इसको लिखा, ठीक है। उन्होंने इसको एलिजेंटली डेकोरेट किया गया, किसने इसको डेकोरेट किया गया, किसने, जो हिंदी का जो लिखा हुआ है, हिंदी में इसको लिखा वसंत कृष्ण वादिया ने और इसको डेकोरेट किया नंदलाल बोस ने, ठीक है गाइस। कुछ क्वेश्चन ये मैंने कल पूछे थे आपको, तो आज आपके लिए ये क्वेश्चन है गाइस, देखिएगा, आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हैं क्योंकि टाइम हमारा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पास करके देखेगा अच्छे से क्योंकि इससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है, बहुत अच्छा आपका वो होने वाला है। वीडियो को पास करके आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, रुका भी रहा हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इसका आंसर है गाइज। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि टाइम हमारा ज्यादा हो गया है। गाइज वीडियो में कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, जो क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन के आंसर जरूर दें, ठीक है गाइज। एक दूसरे की हेल्प करें, चीजों को शेयर करें, ठीक है। तो गाइज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो गाइज वीडियो खत्म करते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल।